नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट पात्रता परीक्षा के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, साथ ही साथ थर्ड ग्रेड मेंस भी आगामी दिनों में आयोजित है, वो सरकार की तरफ से करवाई जाएगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अभिप्रेरणा टॉपिक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे विगत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। अभिप्रेरणा टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड के अंदर हो, चाहे वो रीट के अंदर हो या सेकंड ग्रेड के अंदर, जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न हैं वो इस वीडियो सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। और उम्मीद करूंगा कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको कुछ प्रश्न है वो आगामी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहले प्रश्न को लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार या क्रिया को क्या करे, प्रारंभ करे और बनाए रखे, उसे तो प्रवृत्त करती है, ऐसी कौन सी है वो कहलाती है। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जिसमें मिलेगा रुचि, अभिप्रेरणा, अभिवर्ती, अभियोग्यता। तो इन 4 में से आपको बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर? सी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो कौन सी क्रिया होती है? अभिप्रेरणा कहा जाता है इस प्रकार की क्रिया को, जो क्या करे, व्यवहार या क्रिया को प्रारंभ कर दे और उसे बनाए रखे। उसके बाद में हम आगे वाला प्रश्न करते हैं। तो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः क्या है? भाषा के शब्द से लिया गया जिसका संदर्भ है। तो हमें पूछा गया है कि अभिप्रेरणा जो शब्द है ना, इसका मूल अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ हमें पूछा है कि कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है और इसका संदर्भ है वो क्या है। तो ये हमसे 3 प्रश्न इसके अंदर पूछे गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अभिप्रेरणा का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये हमें सबसे पहले बताना है। तो शाब्दिक अर्थ जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, ठीक है। और जो कौन से शब्द से लिया गया है? मूवर शब्द से लिया गया है। साथ ही साथ वो किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है इसका? तो गति के संदर्भ में लिया जाता है। तो अभिप्रेरणा जो शब्द है वो कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया। और कौन सा है? मूवर से। मूवर एक शब्द था लैटिन भाषा का, उसी से क्या लिया गया? अभिप्रेरणा लिया गया। और इसका संदर्भ किस संदर्भ में उपयोग किया जाता था? ये गति के संदर्भ में उपयोग में लिया जाता था। इसके अलावा अब 3 नंबर प्रश्न अगर आप देखोगे कि निम्न में से अभिप्रेरणा का कार्य कौन सा नहीं है, तो हमें पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि जो अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है वो हमसे पूछा गया है। और ये प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। यह व्यवहार को निर्देशित करता है। तो अभिप्रेरणा क्या व्यवहार को निर्देशित करता है, यही पूछा है, या इसमें यह पूछा गया कौन सा नहीं है। और यह व्यवहार को बनाए रखता है, यह विद्यार्थी को सक्रिय करता है और तर्क बढ़ाता है। तो अभिप्रेरणा का कार्य जो नहीं है वही हमसे पूछा गया। तो देखो, अभिप्रेरणा सीधे सा अर्थ होता है कि व्यवहार को तो निर्देशित करता ही करता है, क्योंकि अभिप्रेरणा है वो व्यवहार के चारों तरफ मूलतः घूमता रहता है। इसके अलावा व्यवहार को बनाए रखने का काम भी कौन करता है? अभिप्रेरणा ही करता है। और ये विद्यार्थी को क्या करता है? सक्रिय, क्योंकि अभिप्रेरणा आएगी तभी हम किसी काम के लिए सक्रिय हो पाते हैं। तो 3 तो सही रहते हैं, लेकिन तर्क करने की शक्ति बढ़ाता है, ऐसा कोई इसमें उल्लेख नहीं होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न है आपके लिए 4 नंबर प्रश्न है, जो सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है कि 2 कथन दे रखे हैं और कथन और कारण दे रखा है। इसमें एक इसमें दे रखा है, दृढ़ कथन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, कि जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभिप्रेरणा आवश्यक है। इसमें कारण बताया कि भी क्यों आवश्यक है, कि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। तो आपको ये प्रश्न बताया कि भाई जो शिक्षण अधिगम है ना, उसमें जो आपकी अभिप्रेरणा उसकी आवश्यकता होगी। इसमें कारण ये बताया इन्होंने कि भाई इसीलिए होती है क्योंकि अभिप्रेरणा अभिप्राय को क्या करेगी? स्पष्ट करेगी और लक्ष्य की ओर आकर्षित करेगी। भाई इस कारण से ये क्या होती है, जो आपकी अभिप्रेरणा ना आवश्यक होती है शिक्षण अधिगम में। तो इसमें आपसे पूछा है कि भाई कथन जो दे रखे हैं वो दोनों सही है क्या, या आर सही है, मतलब कारण सही है, या फिर आपका कथन सही है, या कथन और कारण दोनों ही गलत हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या होगा? देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक होती है, ये हमें पता है, निश्चित रूप से होती है। इसके अलावा अगर कारण आप करोगे तो कारण में भी ये सही है, क्योंकि लक्ष्य की ओर आकर्षित तो करती ही करती है अभिप्रेरणा। इसके अलावा अभिप्राय को भी क्या करती है? स्पष्ट करने का काम करती है। तो दोनों के दोनों इसमें सही हो जाएंगे। 5 नंबर आता है कि अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो कौन सा कार्य नहीं है ये हमसे पूछा है, कि जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करता है। तो अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। तो अधिगम का पूछा है हमें अभिप्रेरणा के अंदर। तो जीवन को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करता है, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना,
जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे और इसमें से वो बताना है जो अधिगम का अभिप्रेरणा में काम नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, ये हो जाएगा इसमें जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करेगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, बाकी सभी के सभी सही होते हैं। उसके बाद में आप 6 नंबर प्रश्न देखते हो, तो 6 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया। तो अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है, एक प्रेरक से है और कर्षण बल से है जो क्या करता है कि खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता रहता है। यह कथन कहने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो क्या नाम था, मॉर्गन किंग विस्ट व स्कोपलर का इसमें नाम आता है। अब बात करते हैं हम 7 नंबर प्रश्न की। तो ये पूछा गया आपका 3rd ग्रेड लेवल 2 सिंधी भाषा के अंदर 2023 वाले पेपर में कि अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है। यह कथन किसने कहा था, तो अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होता है, यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। इसमें मास्लो दे रखा है, थॉमसन दे रखा है, गेरेट दे रखा है और स्किनर दे रखा है। तो इसको आप एक तो याद रख सकते हो, सुपर आता है या सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग आता है तो एस आता है इसमें या स आता है, तो स्किनर ही इसको कथन को कहने वाले मनोवैज्ञानिक माने जाएंगे। आगे वाला प्रश्न आता है आपका, प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं। तो 2nd ग्रेड 2011 में पूछा गया है कि प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। और प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले वैज्ञानिक का नाम हमसे पूछा गया है। तो शेफर, गेट्स एवं अन्य, ब्लेयर एवं अन्य और मसल। तो ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था, गेट्स एवं अन्य। किसने कहा था ये बात, गेट्स एवं अन्य ने कहा था कि प्रेरक जो होता है वो प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं और वो ये क्या करती है, निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। इसके अलावा 9 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 4 ऑप्शन इसमें प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। तो प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है वो प्रेरणा का सर्वोत्तम जो उदाहरण है। रीट लेवल 1 2017 में आपका ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो देखो, छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। क्या ये अभिप्रेरणा का उदाहरण है या सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है क्या, या फिर छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए और उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्च तक अंक प्राप्त करता है। इसके अलावा छात्र श वह क्या पूरा करना चाहता है पर ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। और इसमें 4 नंबर दे रखा है कि छात्र द कड़ी मेहनत करता है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है। तो देखो, आप पूछोगे अभिप्रेरणा है तो व्यवहार की ओर ले जाती है, बनाए रखती है और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है, इस प्रकार से शब्द है वो शामिल होते हैं इसमें। तो देखो, इसमें 2 नंबर ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि छात्र निष्क्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए क्या करता है, ये लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ क्या करता है, ये बना भी रहता है और उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो लक्ष्य भी प्राप्त किया, लक्ष्य इन्होंने निर्धारित भी किया, लक्ष्य के लिए प्रयास भी किया। तो अभिप्रेरणा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो 2 नंबर वाला हो जाएगा। अभिप्रेरणा क्या है ये हमसे पूछा गया है और सर्वोत्तम उदाहरण पूछा गया है, 2nd ग्रेड 2022 में पूछा गया है। तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। तो देखो, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, शुरू से हम देखें तो इसमें दे रखा है एक तो 4 नंबर, निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है, कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है, मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा करना चाहती है, रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। देखो, अभिप्रेरणा में यही तो होता है ना, लक्ष्य बनाना, लक्ष्य के लिए प्रयास करना और लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। इसी प्रकार से जो आपकी अभिप्रेरणा है वो परिभाषित होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो एक में ही मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा 11 नंबर प्रश्न आता है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा किससे जो वर्णित होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ज्ञानात्मक जागृति द्वारा होती है क्या, या भावात्मक जागृति, या दोनों से। तो जो आपकी अभिप्रेरणा जो होती है ना वो होती है भावात्मक जागृति द्वारा होती है। ठीक है। और ये कथन अगर आप पूछोगे कि ऐसा किसने कहा था, तो मैकडॉनल्ड ने ये ऐसा कहा था। 12 नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संबंध में उपयुक्त नहीं है। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है ऐसा कथन हमें बताना है। तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, तो बिल्कुल लक्ष्य की ओर ले जाने का काम अभिप्रेरणा करती है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, तो बिल्कुल अभिप्रेरणा है, कोई भी लक्ष्य वगैरह प्राप्त करने के बाद में है वो शारीरिक संतुष्टि करने का काम करती है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक होती है, तो मनोवैज्ञानिक जो आकांक्षाएं हम निर्धारित करते हैं या होती है अपने अंदर उनका पूरा करने का काम करती है, बिल्कुल सही है। और यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये इसका उल्टा होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा से व्यक्ति है वो अप्रिय स्थिति में आता है ना कि दूर होता है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा। रीट लेवल 1 2011 में पूछा गया। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक, इसमें बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक इनमें से कौन सा होगा। रीट लेवल 2 2015 में पूछा गया। तो इसमें प्रभावशाली घटक क्या रहता है सशक्त अभिप्रेरणा का, कि क्या करेगा वो शीघ्र सीख लेगा। क्या करेगा, शीघ्र सीखेगा, जल्दी सीखेगा, वो इसमें से उपयुक्त हो जाएगा। 14 में आता है कि निम्न में से अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। तो यह एक मनोशारीरिक अथवा आंतरिक अवस्था है, तो बिल्कुल होती है। यह एक अनुमानित प्रक्रिया है, बिल्कुल होती है। यह किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है, तो आपको पता है अभिप्रेरणा होती तभी है जब कोई भी आवश्यकता हो या कमी महसूस हो। और दूसरी बात, अनुमान लगाया जाता है, अनुमानित प्रक्रिया है निश्चित रूप से। और मनोशारीरिक और आंतरिक अवस्था ये दोनों प्रकार की होती है। और यह आंतरिक व वास्तविक होती है, तो वास्तविक ये नहीं होती है, तो ये हो जाएगा इसके अंदर। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है, ये हमसे पूछा गया है कि सकारात्मक सहसंबंध है, नकारात्मक सहसंबंध है, कोई सहसंबंध नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो रीट लेवल 2 2021 में पूछा गया है। और क्या होता है, अभिप्रेरणा और समस्या में सकारात्मक संबंध है वो होता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का नहीं है। ऐसा प्रश्न बार बार आता है, तो अभिप्रेरणा को थोड़ी थ्योरी है वो ठीक से पढ़ लेना है। रीट लेवल 1 2012 में पूछा गया है। तो कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति किया। तो इसमें से हमें वो बताना है जो अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो देखो, कृष्णा ने नृत्य का समय है वो 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे किया है, तो सीधी सी बात है उसने प्रगति की है। इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो इसमें कोई बढ़ोतरी या कोई भी कमी या इस प्रकार से कोई भी चीज है वो देखने को इस ऑप्शन में नहीं मिल रही है। इसके अलावा जगत ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ की है, तो वो अभिप्रेरित हुआ है। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है, तो इसमें भी क्या की गई है, प्रगति की गई है। तो 2 नंबर में ये क्या रहता है, सुस्त अवस्था में रहता है, ये केवल विशेषता मात्र है। इसके अलावा आप 17 नंबर प्रश्न देखोगे तो 17 में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यह दे रखा है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता में अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है, तो हमें सही नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल होती है, बिल्कुल सही है। आवश्यकता और अंतर्नोद क्या है, समान नहीं होते बल्कि क्या होते, समानांतर होते हैं, ये भी सही है। और अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ये भी बात सही है। लेकिन आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि आवश्यकता तो वंचना की शारीरिक अवस्था है, तो ये उल्टा दे रखा है, तो ये इसमें सही हो जाएगा।
18 आता है अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2011 में। तो आवश्यकता, वातावरण, जन्मजात, भौतिक संरचना, तो कौन से कारक का प्रभाव है वो अभिप्रेरणा पे नहीं पड़ता है। तो देखो आवश्यकता का तो पड़ता ही है, साथ ही साथ वातावरण का भी पड़ता है, जन्मजात गुणों का भी पड़ता है, लेकिन भौतिक संरचना का कोई भी प्रभाव है वो अभिप्रेरणा पे नहीं पड़ता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न दे रखा है हमें कि निम्न में से कौन अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है। अभिप्रेरणा का पक्ष कौन सा नहीं है, तो आपको पता है कि आवश्यकता होती है, ड्राइव प्रेरित बिल्कुल होती है, प्रोत्साहन, तो ये तीनों के तीनों पक्ष अभिप्रेरणा के होते हैं, लेकिन दबाव है वो अभिप्रेरणा के अंदर शामिल नहीं होता है। तो ये सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, तो आवश्यकता होती है, अंतर्नोद होती है, प्रोत्साहन होता है, लेकिन रटंत समर्थी है वो जो आपका अभिप्रेरणा इसका भाग नहीं होती है, सेकंड ग्रेड 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, तो आवश्यकता तो होती है, अंतर्नोद होता है, प्रोत्साहन और संवेग। इसमें हमें ऑप्शन 4 दे रखे 21 नंबर में, तो कौन से नहीं होता, एक प्रोत्साहन भी होता है, लेकिन संवेग है वो अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं होता है। अब आगे प्रश्न दे रखा है हमें कि अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो अदिति है वो प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता है वो कभी कभी कर पाती है और कभी नहीं भी कर पाती है। पेट क्या रहता है, खाली, पेट में गड़गड़ाहट होती है, उस कारण से उसको क्या होती है, खाने की इच्छा होती है। तो ये निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो खाने की आवश्यकता हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये आवश्यकता ही तो है, इच्छा होगी तो आवश्यकता हो रही है, तभी तो इच्छा हो रही है, तो ये उदाहरण हो जाएगा आवश्यकता का। थर्ड ग्रेड में पूछा है लेवल 2 2023 में। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति पुनः प्राप्ति होती है। तो अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन की स्थिति है पुनः प्राप्ति होती है। प्रोत्साहन द्वारा, प्रणोदन, प्रेरक, आवश्यकता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका, प्रोत्साहन के द्वारा होती है, सेकंड ग्रेड 2022 में। 24 नंबर प्रश्न आता है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है। अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है उसका आरंभ कहां से होता है, सेकंड ग्रेड 2022 में संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर आया था उसमें। तो अभिप्रेरकों से, आवश्यकताओं से, उद्दीपनों से और चालकों से। तो अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया ना प्रारंभ किससे होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो किस चीज से होता है, आवश्यकता या कमी से। उसके बाद में आपका आता है प्रश्न 25 नंबर, निम्न में से कौन सी एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सी एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो आवश्यकता तो आपको पता होती है, अंतर्नोद, अभिप्रेरक और उपलब्धि। तो बताओ 25 में कौन सी नहीं होगी इसमें, उपलब्धि, क्योंकि अंतर्नोद होता है, आवश्यकता होती है और अभिप्रेरक तो होते ही होते हैं। सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, निम्न में से कौन से अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। निम्न में से कौन से अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। तो आवश्यकता होता है, अंतर्नोद होता है, उद्दीपन होता है, लेकिन उपलब्धि है वो महत्वपूर्ण पक्ष नहीं होते। 27 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया आपसे कि अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है, रीट लेवल 2 2021 में पूछा गया। तो कौन सा होता है, सबसे पहले किसकी कमी महसूस होती है, आवश्यकता या कमी की महसूस होते, उसी के बाद में शुरू होती है अभिप्रेरणा। इसमें आता है कि चालाना या अंतर्नोद से अभिप्राय उस शक्ति से है जो प्राणी को क्रिया करने के लिए तैयार करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। चालाना या अंतर्नोद से अभिप्राय उस शक्ति से है जो प्राणी को क्रिया करने के लिए तैयार करती है। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, ये आपसे पूछा गया 28 नंबर में। तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था कि अंतर्नोद से अभिप्राय उस शक्ति से है जो प्राणी को क्रिया करने के लिए क्या करती है, तैयार करती है। आवश्यकता जन्म देती है। आवश्यकता है वो किस चीज को जन्म देती है, उद्दीपक को, अभिप्रेरणा को, अनुक्रिया को, अंतर्नोद को। तो 29 नंबर में आवश्यकता किसको जन्म देती है, अंतर्नोद को जन्म देती है। अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक, रीट लेवल 2 शिफ्ट 1 2022 में पूछा गया कि अभिप्रेरणा चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से इसमें हमें पूछा है। तो एक तो सबसे पहले आवश्यकता, फिर अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये तीनों के तीनों इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में आता है आपका 31 नंबर प्रश्न आता है। चारों ऑप्शन ये हैं कि सत्य कथन है वो ज्ञात करना है आपको कि सत्य कथन इसमें से कौन सा है। ठीक है, बहुत सारे कथन आपको दे रखे हैं।
तो आवश्यकताएं प्राणियों के भीतर का तनाव है, बिल्कुल सही बात है कि जो आवश्यकता होता है वो प्राणी के भीतर होती है और ये तनाव पूर्ण होती है। यह कुछ उद्दीपनों या लक्ष्यों के संबंध में प्राणी के क्षेत्र को व्यवस्थित करने में प्रवृत्त करती है, जो उनका प्राप्ति की और निश्चित क्रिया को उत्तेजित करती है। तो भी आवश्यकता है वो प्राणियों के भीतर का तनाव होती है और ये कुछ उद्दीपनों या लक्ष्यों के संबंध में प्राणी के क्षेत्र को व्यवस्थित करने में प्रवृत्त करती है, जो उनकी प्राप्ति की ओर निश्चित क्रिया को उत्तेजित करती है। तो ये बिल्कुल सही है। अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है, बिल्कुल सही है, जो मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है। ये पहले ही मैंने बताया, जिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, तो ये भी सही है। उद्दीपन व्यवहार को उद्दीपित करता है, बिल्कुल सही है। कायम रखता है और निर्देशित करता है। तो उद्दीपन का काम ही क्या है? व्यवहार को उद्दीपित करना और कायम रखना और लक्ष्य की ओर निर्देशित करने का काम। तो तीनों के तीनों सही है, तो इसमें 4 नंबर सही हो जाएगा। 32 नंबर दे रखा है कि निम्न में से मेस्लो द्वारा वर्गीकृत प्रेरक नहीं है। मेस्लो द्वारा वर्गीकृत प्रेरक कौन सा इसमें से नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो जैविक, व्यक्तिगत, सामाजिक, लेकिन स्वाभाविक जो है ना वो प्रेरक है, वो वर्गीकृत प्रेरक मेस्लो के जो वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है 33 नंबर में। तो इसमें कौन सा असत्य हो? जैविक अभिप्रेरकों का संचालन मुख्यतः शरीर के क्रियात्मक तंत्र पर निर्भर करता है। तो सीधी सी बात है कि जो जैविक जो अभिप्रेरक होते हैं उनका संचालन ही किसके द्वारा किया जाता है? शरीर के क्रियात्मक तंत्र द्वारा किया जाता है। तो ये तो सही है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक प्राथमिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा सीखे गए। तो मनोसामाजिक जो अभिप्रेरक हैं वो प्राथमिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। तो ये भी सही है। दोनों प्रकार के अभिप्रेरण परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। कोई अभिप्रेरक या तो पूर्णतः जैविक हो सकता है या मनोसामाजिक हो सकता है, तो ये कोई जरूरी नहीं होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो देखो, भूख है वो जन्मजात होती है, प्यास जन्मजात होती है, निद्रा जन्मजात होती है, क्योंकि ये वो गुण जो हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, सभी में समान रूप से ऐसे होते हैं कि भूख सभी को लगती है, नींद सभी को आती है, प्यास सभी को लगती है, इसमें किसी को कुछ करना नहीं पड़ता है इन सब के लिए। बाकी आकांक्षाएं हैं वो सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी की हो भी सकती है, किसी की नहीं भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। यह प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो समान और जो प्रतिष्ठा होती है तो व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। तो यह प्रेरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो व्यक्तिगत से, सामाजिक से, शारीरिक कार्य से या राजनीतिक रूप से। तो किसके अंदर शामिल होते हैं? सम्मान और प्रतिष्ठा किस में होती है? समाज में। तो किस प्रेरक में शामिल होंगे? ये सामाजिक में। इसके बाद आपका प्रश्न आता है 37 नंबर प्रश्न। इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? जो प्रेरक अर्जित किए जाते हैं, ये हमसे पूछा। तो देखो, भूख है वो अर्जित करनी पड़ती है क्या? वो तो लग जाती है अपने आप ही, इसमें कोई भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। पुरस्कार, विश्राम, रुचि, तो ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो बताओ जन्मजात अभिप्रेरक, इसमें क्या पूछा है? जन्मजात उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, ये हमसे पूछा गया है 37 नंबर प्रश्न में। तो देखो, बात आती है हमारी भूख की। तो भूख तो अर्जित नहीं है, बिल्कुल भी सही है। विश्राम है, तो विश्राम करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? विश्राम तो आप कभी भी कर सकते हो और ये सब में होता है। लेकिन पुरस्कार और रुचि, इन दोनों को क्या करना पड़ता है? अर्जित करना पड़ता है। तो ये दोनों ही उदाहरण है ना, ये प्रश्न आया था, इसमें दोनों ही माने गए थे। 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन इसमें 2 नंबर और 3 नंबर माना गया और रीट लेवल 1 2015 में पूछा गया। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को कहा जाता है। किसी भी चीज को अपने से करने मतलब खुद से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहा जाता है? ये हमसे पूछा गया 39 में। 38 नंबर प्रश्न में 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो क्या इसमें आक्रमणशीलता का अभिप्रेरक? तो इसमें तो आक्रमणता वाली कोई चीज ही नहीं होती है। सत्ता अभिप्रेरणा, ये भी नहीं है। संबंधन अभिप्रेरणा, ये भी नहीं है। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है, जो खुद के लिए किया जाता है 2nd ग्रेड 2022 में। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा क्या कहलाती है? बुद्धि, अधिगम, उपलब्धि अभिप्रेरणा और समायोजन। तो 39 में क्या कहेंगे? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहेंगे। जो चुनौतीपूर्ण और जो कठिन निष्पादन होते हैं उसमें प्रवीणता की संतुष्टि क्या कहलाएगी? उपलब्धि अभिप्रेरणा, 2nd ग्रेड 2022 में।
निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा व्यवहार है वो विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा को दर्शाएगा? 40 नंबर सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया। तो किसको दर्शाएगा ये उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए? तो कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने की प्रयत्न करना, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों की सहायता करना, अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। तो देखो उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए क्या करने पड़ते हैं? खुद को खुद के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या करेगा ये? अपने निष्पादन स्तर में सुधार करेगा और कठोर प्रयत्न करेगा। तो क्या दिखाएगा ये? उपलब्धि अभिप्रेरणा को दिखाएगा। 41 आता है आपका, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करेगा? तो ये हमसे पूछा गया 41 नंबर में। तो कौन सा करेगा? इसमें ऊपर ही देखा हमने, उपलब्धि अभिप्रेरणा का कार्य है वो करेगा सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत विभाग। 42 आता है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो जो प्रगतिशील परिवार होते हैं के जो बच्चे होते हैं उन्हें अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक है वो अधिक प्रबल होता है? संबंधन का, उपलब्धि का, जिज्ञासा का या आक्रामकता का? रीट लेवल 1 2015 में पूछा गया है। तो कौन सा होता है इसमें? जो प्रगतिशील परिवार होते हैं उनमें जो बच्चे होंगे उनमें कौन सा भी प्रेरक होगा? जिज्ञासा का। जिज्ञासाशूल जो होते हैं वो उत्सुक और जिज्ञासी होते हैं बालक। फिर आता है आपका प्रश्न आता है 43 नंबर, बात करते हो तो इसमें आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? जो दैहिक अभिप्रेरक नहीं है वो हमसे पूछा है। तो भूख है वो दैहिक है, नींद, प्यास, तो ये तीनों के तीनों क्या है? दैहिक अभिप्रेरक है। लेकिन जो उपलब्धि है ना ये क्या नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक है, वो नहीं है रीट लेवल 1 2021 में। उसके बाद प्रश्न आता है, निम्न में से मनोसामाजिक अभिप्रेरण का उदाहरण कौन सा नहीं है? मनोसामाजिक अभिप्रेरण का जो उदाहरण नहीं है वो संबंधन अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक, काम अभिप्रेरक। तो जो सामाजिक मनोसामाजिक अभिप्रेरण का उदाहरण है वो काम अभिप्रेरक ही नहीं होता है। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रबलक नहीं है? थर्ड ग्रेड लेवल 2 इंग्लिश 2023 में पूछा, भोजन, श्रेणियां, धन, प्रशंसा। तो द्वितीयक प्रबलक नहीं है ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है इसमें? प्रशंसा, धन, श्रेणियां, लेकिन भोजन है वो द्वितीयक प्रबलक नहीं होता है। 46 आता है इसमें आपका, देखो पूरे प्रश्न है वो अभिप्रेरणा के हम कर लेंगे, जितने भी कंप्लीट हैं वो कर लेंगे, जितने विगत परीक्षाओं में पूछे गए और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रीट के लिए हो चाहे थर्ड ग्रेड मेंस के लिए हो। इसमें सेकंड ग्रेड के प्रश्न है तो वो भी इसमें देख सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर लिखना आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे सभी टॉपिक हम करवा पाए। 46 आता है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है जो आंतरिक प्रेरणा है। यदि बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति है जो आंतरिक प्रेरणा है, रीट लेवल 1 2017 में पूछा गया है और 46 नंबर प्रश्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये क्या है? एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है वो क्या होगी? अपने आप में एक अंत होगी। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाए, किस किस को समावेशित किया जाएगा? आरटेट 2011, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो कौन कौन किस किस को इसमें बाह्य अभिप्रेरणा में वो समावेशित किया जाएगा ये हमसे पूछा गया। तो बाह्य अभिप्रेरणा में देखो प्रशंसा और दोषारोपण तो होता ही होता है, प्रतिद्वंदिता भी होती है, पुरस्कार और दंड भी बाह्य अभिप्रेरणा में होता है, परिणाम का ज्ञान भी क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल होता है। तो ये सभी के सभी सही है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक को निम्न में से कौन से कथन से सहमत होना चाहिए? आरटेट 2012 में पूछा गया, 48 नंबर प्रश्न है ये। तो किससे सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा कब होती है? ये कह रहा है कि जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। नहीं, ये तो सेट नहीं बैठी बात। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करे। तो ये क्या हो जाती है? अपने आप में सेट हो जाती है। उसके बाद में 49 नंबर प्रश्न आता है अपना, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन किए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाए। आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाने वाला उदाहरण हमें पूछा है और यह रीट लेवल 1 2022 में पूछा गया है। तो इसमें क्या लिखा है देखो 49 नंबर में, कि वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो ये आंतरिक का नहीं, ये तो बाह्य का हो गया। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह
टीवी देख सकेगी, तो ये भी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करे विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहेगी, तो ये भी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो रुचि क्या होती है, आंतरिक होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या कहलाएगा, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करना, आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाना, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है, तो ये वाला इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि वो बार बार क्या करेगा कि सजा से बचो आप और इनाम पाओ, तो ऐसी गतिविधियां तो तभी करेगा जब बच्चा क्या करेगा, कोई निश्चित पार्ट करेगा और उसी से क्या मिल जाए, उसको इनाम मिल जाए, तो ये नुकसान वाली बात है, तो ये इसमें आ जाएगा। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हमसे पूछा गया कि कौन सा होता है इसमें 51 नंबर में। तो देखो, उपलब्धि की आवश्यकता आंतरिक है, चिंता आंतरिक है, आकांक्षा का स्तर आंतरिक है, लेकिन पुरस्कार क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण होता है। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। तो सीता की प्रेरणा का किस प्रकार की लगती है, ये हमसे पूछा है, या आंतरिक है, बाह्य है, स्वार्थी है, भारी है। रीट लेवल 2 2022 में पूछा गया, तो किस प्रकार की है, ये आंतरिक प्रकार की है, उनकी इच्छा है। रोहन सामान्य ज्ञान की जिला स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था क्योंकि वह जानता है जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे परीक्षा आयोजकों द्वारा ताजमहल घूमने के लिए भेजा जाएगा। रोहन का ये उदाहरण है, वो किस चीज का उदाहरण है, आंतरिक है, बाह्य अभिप्रेरणा का है, या आंतरिक और बाह्य दोनों का है, न आंतरिक न बाह्य, ये हमसे पूछा गया। तो घुमाने ले जाने के लिए बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, बाह्य अभिप्रेरणा का क्या हो जाएगा, ये उदाहरण, क्योंकि उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है, तो आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है, ये हमसे पूछा गया है, तो क्या नहीं है, पुनर्बलन है, वो आंतरिक प्रेरक शक्ति है का उदाहरण है, वो नहीं है इसमें। उसके बाद में आप 55 नंबर प्रश्न देखोगे, तो 55 नंबर प्रश्न आगे आता है, ये वाला आपका 55 नंबर प्रश्न आ गया, सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है, कौन सा कार्य बाह्य प्रेरक है, ये हमसे पूछा गया है। कविता पाठ, गणित के प्रश्न हल करना, दौड़ में भाग लेना, चित्र बनाना, तो इसमें से बाह्य प्रेरक का उदाहरण हमसे पूछा गया है, कौन सा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बाह्य प्रेरक का, दौड़ में भाग लेना। चित्र बनाएगा, खुद से बना लेगा, गणित के प्रश्न हल करेगा, खुद से कर लेगा, कविता का पाठ करेगा तो खुद कर लेगा, लेकिन दौड़ में भाग लेगा तो पुरस्कार जैसी एक चीज हो जाती है इसमें। 56 नंबर है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करना चाहता है, रीट लेवल 2 2015 में पूछा गया है, तो कौन सी होती है, प्रेरक, क्या है, प्रेरक। उसके बाद में आता है 57 नंबर, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रक्षेप पे इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है, तो कौन सा करेगा इसके अंदर, 57 नंबर में रीट लेवल 1 2017 में पूछा गया है, तो कौन सा करता है इसमें, व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, मैकक्लेलैंड के द्वारा दिया गया, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया। ये निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति के स्वयं के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया और स्वयं के अनुरूप सही नहीं है, ये हमसे पूछा है, सेकंड ग्रेड 2018। तो युत्सा भय, निवर्ति घृणा, संतान कामना वात्सल्य, शरणागति करुणा, तो इसमें से सही नहीं है वो हमें बताना है, तो कौन सा नहीं है, 1 नंबर सही नहीं है। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है, 2018 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया, 61 नंबर में क्या हो जाएगा इसमें हल, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत की। नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है,
तो इसमें अपनेपन की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया है। तो किसकी करता है ये? आत्मसम्मान की आवश्यकता की संतुष्टि करा है। 63 नंबर आता है आपका कि ए मास्लो द्वारा मानवीय विप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए, निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया? तो 5 वर्ग है वो मास्लो के द्वारा दिए गए थे मानवीय विप्रेरणा को समझने हेतु। तो इसमें 5 दिए गए थे, उनमें से कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा गया है 63 नंबर प्रश्न के अंदर। तो उपलब्धि आवश्यकता, आत्मयथार्थीकरण या आत्मबोध की आवश्यकता, संबद्धता एवं प्यार की आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, तो कौन सी नहीं थी इसमें? उपलब्धि आवश्यकता इसमें से शामिल नहीं थी पांचों में। उसके बाद आता है आपका 64 निम्न में से मैकडूगल द्वारा वर्णित मूल प्रवृत्ति है। तो मैकडूगल द्वारा वर्णित मूल प्रवृत्ति है कौन सी है? जिज्ञासा की, गौरव, पलायन, तो चारों के चारों इसमें सही हो जाएंगे। 65 आता है निम्न में से असुमेलित युगम का चयन कीजिए। असुमेलित युगम हमें बताना है। तो अंतर्नोद सिद्धांत किसने दिया था? महल ने दिया था, बिल्कुल सही है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत है वो मैक्लेलैंड ने दिया था, लेकिन आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत है वो मॉर्गन ने नहीं दिया था। ठीक है, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत मॉर्गन ने नहीं दिया था। तो ये हो जाएगा इसमें। हार्लो ने दिया था क्या? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा गया उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया? मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मैक्लेलैंड के द्वारा दिया गया था। तो देखो ये थे अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण जो भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, ज्यादातर वही प्रश्न है। इसमें 3, 4, 5, 10 प्रश्न और भी हो सकते हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर करवाए हैं। अगर आपको ऐसे प्रश्नों की और जो टॉपिक आपके दिए जैसे बाल विकास है, अधिगम है, ठीक है, व्यक्तित्व है, इनके भी चाहिए तो निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए जिसे सभी टॉपिक आप कवर कर पाओ तो हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।